नारी शक्ति अभिनंदन कानून 2023 में सर्वसम्मति से संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। पारित हो जाने के बाद यह संदेह किया जा रहा था कि इसको 2029 से लागू किया जाएगा। जनगणना के नतीजे के आकलन के बाद परिसीमन आयोग बन सकता है और इस आयोग के द्वारा लोकसभा और बाद में विधानसभाओं की संख्या को बढ़ाकर निर्धारित किया जा सकता है। जनगणना का काम शुरू हो गया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी बिना परिसीमन आयोग के यह तय करने के लिए आगे बढ़ गई कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 की जगह 850 तक होगी। परिसीमन का काम अब तक पहले भी सन 1952, 1963 और 1973 तथा 2002 में स्थगित किया जा चुका है। पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने और फिर अटल बिहारी की सरकार ने 25 वर्षों के लिए परिसीमन को रुकवा दिया था। परिसीमन के लिए सबसे ज्यादा शंका दक्षिण भारत के राज्य करते आए हैं। भारतीय राजनीति में दक्षिण भारत के राज्य अलग लॉबी की तरह है और उनकी जनसंख्या उत्तर भारत से काफी कम है। अभी दक्षिण के राज्य तो संदेह कर ही रहे थे कि यदि जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन हुआ तो उनके सांसदों का अनुपात घट जाएगा। जनसंख्या का डर ऐसा है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने आंध्र प्रदेश में जनसंख्या बढ़ाने के प्रोत्साहन की नीतियां लाई हैं, परंतु महिला आरक्षण के ऊपर एक दूसरी बाधा लगी हुई है। संसद और विधानसभाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण नहीं है। महिला आरक्षण पहले आ जाएगा तो दलित और आदिवासी आरक्षण में तो महिलाओं का हिस्सा बन जाएगा। बाकी सभी लोगों में महिला कोटा से पिछड़ी जातियों के पैरवीकार यह समझते रहे हैं कि इस अवसर को भरने के लिए स्वर्ण महिलाएं आगे आएंगी। पत्रकारिता के स्केल पर इसे एग्जामिन किया जाए तो यह शंका सही नहीं लगती है। संसद और विधानसभा में ज्यादातर पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में या उससे ज्यादा है। राजनीतिक घराने भी अब धीरे धीरे पिछड़ी जातियों में से निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने भी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पिछड़ी जातियों को अपनी स्ट्रेटजी के केंद्र में रखा है। यह मनुस्मृति को आधार बनाकर चलने वाला राजनीतिक समीकरण है, परंतु यह उससे भी ज्यादा सत्तावादी है और सत्ता समीकरण को विपक्ष के मुकाबले मजबूत बनाने के लिए इसके निर्णय पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति को साथ रखने के होते हैं। विपक्ष के साथ साथ स्वतंत्र समूह में भी विचार करने वालों ने इस तरह से महिला आरक्षण लागू करने को सत्ता का दुरुपयोग ही कहा है। इस बार विपक्ष ने रणनीति बनाना शुरू किया, क्योंकि सत्ता को सामान्य बहुमत की जगह पर लोकसभा में 2/3 वोट की आवश्यकता थी। 3 संविधान संशोधन के प्रस्ताव भारी मतों से गिरा दिए गए। नरेंद्र मोदी की सरकार को यह पहला झटका लगा। इस सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन कानून लाते समय यह स्वीकार किया था कि 2029 से लोकसभा में महिलाओं का हिस्सा निश्चित हो जाएगा। इस तरह 1999 से लगातार फ्लोर पर आने से रोक दिया गया महिला आरक्षण कानून इस बार फिर रोक दिया गया है। महिला आरक्षण को लागू करने के बारे में विपक्षी दल अपनी पीठ चाहे जितना थपथपाएं, वह इस विषय पर निर्णायक पहल नहीं ले पाते थे। नरेंद्र मोदी ने जब निर्णायक पहल लिया तब सभी दल इसके पक्ष में वोट करने के लिए उतर गए थे। अब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास एक नया तीर आ गया है। वे विपक्ष को निशाना बनाएंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस के विरोध में पिछड़ी जाति को प्रभावित करने की भावना प्रमुख थी। अखिलेश यादव ने तो लोकसभा के डिबेट में भी कह दिया कि महिला आरक्षण बिल ला करके पिछड़ी जातियों के आरक्षण प्रस्ताव को कमजोर किया जा रहा है। अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। विपक्ष का ध्यान मोटे तौर पर इस साल की जाति जनगणना की तरफ है। जातियों के आंकड़ों के आधार पर विपक्ष की कल्पना है कि संसद और विधानसभा में पिछड़ी जातियों या अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण रहेगा। निश्चित तौर पर इस विषय पर संवाद का माहौल बनता तो यह संभव सहमति बन सकती थी।
और यदि पिछड़ी जातियों का आरक्षण भविष्य में आएगा तो उसमें महिलाओं का कोटा अर्थात आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान की गारंटी की जा सकती थी। भारत में अब जनगणना से ज्यादा जाति जनगणना पर बात होती है। यह निश्चित है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान हो जाने के बाद सर्वोपरि हो जाना है कि नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ जाएगा। नौकरियों में ही नहीं, शैक्षणिक संस्थानों में भी और अन्य कई जगह। इसके महत्व और प्रभाव को परिस्थितियों ने नजरअंदाज कर दिया। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है और मतदान में उनका प्रतिशत बढ़ा है। शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा परिणाम में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण रूप से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तमिलनाडु और बिहार में तो नौकरियों में पहले से ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला हुआ है। बिहार और अन्य कई राज्यों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करने लगी हैं। परंतु महिला खुद मिलकर एक अलग इलेक्टोरेट नहीं बना पाई। जनगणना के बगैर और परिसीमन आयोग के बगैर परिसीमन की अभिलाषा के साथ भारतीय जनता पार्टी बेचैनी दिखला रही थी। इसे अपने हाथ से नियंत्रित करना चाहती थी। पिछड़ी जातियों के आरक्षण जैसी एक काल्पनिक संभावना के आधार पर विपक्ष यह सोचता है कि उसके बाद महिला आरक्षण होगा तो पिछड़ी महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, और निर्धारक यह हुआ कि हर राज्य से जितने भी सांसद आते हैं उनकी संख्या उस राज्य के पुराने नंबर से 1.5 गुना कर दी जाएगी, और इस तरह कुल मिलाजुला कर 1.5 गुना संख्या से अधिक 850 लोकसभा सदस्य हो जाएंगे। इस तरह कुछ समाधान तो दिया गया, परंतु कुछ उलझने रह ही जाएगी। राज्यवार अगर देखें तो जिस राज्य से केवल एक सांसद है वहां क्या होगा, यह विचार का मसला है। इस तरह 850 सांसद की संख्या तय होगी और राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 850 से कुछ संख्या ज्यादा भी हो सकती थी। इस तरह से परिसीमन सरकार के नियंत्रण में चला जाएगा। 2/3 बहुमत नहीं हुआ और 60 मतों के अभाव में यह नया 3 कानून पारित नहीं हो सका। भारतीय जनतंत्र के लिए अच्छी बात यह हुई कि विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ा। अच्छी बात यह है कि पहली बार विपक्ष ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सदन में गिरा दिया। जनगणना के बाद परिसीमन होगा तो उससे यह अंदाजा रहेगा कि कहां कितनी आबादी किस तरह बनती और बढ़ती जा रही है। आरक्षण विधेयक वर्षों वर्ष से सदन में नहीं आ पा रहा था। अब बीजेपी सरकार द्वारा इसे पारित कर लिए जाने के बाद भी लागू नहीं किया जा सका। अभी यदि बिना जनगणना के बाद आरक्षण होता है तो कुल जो संख्या है उसमें दलित आदिवासी कोटा के अलावे अन्य सब में किसी जातियों की हिस्सेदारी मारी जा सकती है और स्वर्ण महिलाएं वहां प्रभुत्व में आ सकती हैं। राजनीतिक दलों की तरह ही अगर मोदी विरोधी जनतांत्रिक शक्तियां इस तरह के तर्क में फंस जाती है तो यह एक बुरी अवस्था है।